मोहन यादव का भी इंटरव्यू किया था मैंने टीवी में, योगी जी से भी बात की, और कई सारे नेताओं से जब सवाल पूछते हैं कि आप नाम क्यों बदलते हैं, खासतौर पर उन जगहों का नाम जहां पर मुस्लिम नाम है, आप उसे नाम बदलकर हिंदू नाम क्यों करते हैं। ये कहना कि हम रिस्टोर कर रहे हैं, रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एक एजेंडा, अपनी एक पॉलिटिक्स जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुसलमान कह रहा है हमको शक की निगाहों देख रहे हैं, हिंदू कह रहा है हम खतरे में हैं, कि एक नैरेटिव सरकार ने बना दिया कि नहीं खतरे में है। भाई 11 साल से आप हो, चलो आप अलंबरदार हो उस विचारधारा के, तो अगर खतरे में है तो फिर तो आप बहुत कमजोर हो। 35 साल हो गए इमरान यूपी और बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। इन 35 सालों में तो मोदी जी या बाकी लोग नहीं थे। भाजपा के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता और खुद प्रधानमंत्री जी का भी एक भी भाषण किसी भी चुनावी रैली का बिना हिंदू मुसलमान के पूरा होता है क्या? हिंदू मुसलमान पे राजनीति करनी पड़ रही है आपको, इसका मतलब आपने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। ये ट्रंप वाला जो मार हुआ है अभी, इसके पीछे आप लोग कोच के बोले नहीं, और जैसे बुलवाए 25% उसी वक्त बढ़ के आया है। मतलब नमस्ते ट्रंप आप जाके कर रहे हो, और ट्रंप जो है वो चल रहा है विपक्ष के कहने पे, तो इसका मतलब आपकी विदेश नीति फेल है। शोभा करंदलाजे बीजेपी के वो नेता जिन्होंने शिकायत दर्ज मिलती हैं तो नजर बचा के जाती हैं। जिन लोगों ने उस दर्जी का गला काटा वो जेल जाकर बाहर निकल के जमानत पर आ सकते हैं, और वो सब भाजपा के बड़े नेताओं के मतलब कार्यकर्ता थे। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, अगर अंडमान निकोबार कभी गए या उस संदर्भ का जिक्र करेंगे तो वो सिर्फ सावरकर की जेल का जिक्र करते हैं, वो शेर खान अफरीदी का जिक्र नहीं करते। बात तो सही है। वो मौलाना फजल खैराबादी का जिक्र नहीं करते। उसी जेल में तड़प तड़प करके अपनी एड़ियां रगड़ के, मैं तो ये कहूंगा उन्हीं दीवारों के बीच में वो लोग, उन लोगों ने भी अपनी जान दे दी ना, कुर्बान हो गए ना, और काला पानी की सजा भुगतते हुए, अंग्रेजों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए। तो जिन्होंने वहां रहते हुए जान दे दी उन पे बात ही नहीं होती, सही पकड़े हैं। जो बाहर निकल आए उन पे बात होती है। तो परिस्थितियां ऐसी बहुत बार बनी देश में कि जिन पे बात होनी चाहिए तो उन पे बात नहीं होती। और बीते कई सालों का जो बीजेपी प्रचार करती है कि राहुल जी सेंचुरी लगाने वाले हैं चुनाव हारने में, तो फिर ये मिजाज क्यों बदला है, कैसे बदला है, कहां आप गड़बड़ रह गई या कहां वो एज कर गए? शुभंकर भाई, यही लोकतंत्र है। हम इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं और इसे बहुत खूबसूरती से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन यही लोकतंत्र तो तब भी था जब 400 प्लस सीटें दे रहा था राजीव गांधी को। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यही लोकतंत्र तो तब भी था जब नेहरू जी को बार बार जिता रहा था। नेहरू जी के टाइम में दैट वाज स्टार्टिंग थी, तो तब तो और मुश्किल था ना। आप लोकतांत्रिक बना रहे थे लोगों को, राजतंत्र से निकल के आए थे लोग, आप उनको लोकतांत्रिक बना रहे थे। आप उस योगदान को सोचिए ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने मोहन यादव का भी इंटरव्यू किया था मैंने टीवी में, योगी जी से भी बात की, और कई सारे नेताओं से जब सवाल पूछते हैं कि आप नाम क्यों बदलते हैं, खासतौर पर उन जगहों का नाम जहां पर मुस्लिम नाम है, आप उसे नाम बदलकर हिंदू नाम क्यों करते हैं, ये सवाल, तो उनका तर्क ये होता है कि एक जगह की पहचान अलग थी, बीच में आक्रांता आए, नाम बदला, हम नाम बदल नहीं रहे हैं, हम पुराने नाम को रिस्टोर कर रहे हैं। जैसे इलाहाबाद को लेकर वो प्रयाग था, पुराने लोगों से मिलिए तो कहते हैं कि वो प्रयाग था। प्रयाग तो था ही, मैंने तो कहा ना, प्रयाग स्टेशन आज भी है। बात तो सही है। मैं जब पहली बार प्रतापगढ़ से ट्रेन पकड़ के आया था तो प्रयाग घाट स्टेशन पे उतरा था, इलाहाबाद स्टेशन पे नहीं। तो वो तो 2001 में पहले भी था ना। तो ये कहना कि हम रिस्टोर कर रहे हैं, रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एक एजेंडा, अपनी एक पॉलिटिक्स जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। शाबाश। तो खुश काहे नहीं भाई, मैं समझ पा रहा हूं, अगर मुसलमान कह रहा है हमको शक की निगाहों से देख रहे हैं, हिंदू कह रहा है हम खतरे में हैं, तो मजे में कौन है देश में? आप बताओ कैसे खतरे में? मजे में कौन है देश में? मतलब मुझे तो हैरत होती है कि एक नैरेटिव सरकार ने बना दिया कि नहीं खतरे में है। भाई 11 साल से आप हो, चलो आप अलंबरदार हो उस विचारधारा के, तो अगर खतरे में है तो फिर तो आप बहुत कमजोर हो। सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आप कहते थे कि हम एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, आप कितने सर लेके आ रहे हो? आप कहीं से एक फोन आ रहा है, आप सीज फायर कर दे रहे हो। वहां से आपके बेटों को हथकड़ी लगा के भेजा जा रहा है। मतलब इसको बहुत मैं सरलीकरण इसका कर रहा हूं कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, एक खेप हमारे भारत के नागरिकों की जो अप्रवासी हैं, बेड़ी हथकड़ी दोनों लगा करके भेजी जाती हैं। ये गड़बड़ है बाबा। प्रधानमंत्री जी उसी दौरान अमेरिका का ट्रिप अपना प्लान करते हैं, या पहले से प्लान रहता है। वो ट्रंप से मिल के आते हैं और उनके आने के 2 दिन के बाद एक खेप फिर उसी तरह से भेजी जाती है। जबकि पड़ोसी देश के लोगों को जब वापस भेजा जाता है तो उनके हाथों में हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाई जाती। वाह क्या सीन है। और आप कह रहे हो कि नहीं अमेरिका तू क्या है? वो मीम सुना है ना। तो आप बताओ ना कि अगर आप इतने कमजोर हो तो फिर ये ढिंडोरा आप क्यों पीट रहे हो भाई? आप जब उच्चतम मानदंड पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी बात करते हो तो आपसे तो ज्यादा सवाल पूछा जाएगा ना। तो इससे तो लाख गुना बेहतर कि जब नेहरू उस दौर में जब जाते थे तो पूरा यूएस खड़ा हो जाता था। इंदिरा जी उस दौर में उन्होंने कह दिया कि 7वां बेड़ा नहीं 8वां बेड़ा भेज दो, देश की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। जलवा है हमारा। मैं मुसलमान हूं, ये एक
सच्चाई है। मैं भारतीय हूं, ये एक सच्चाई है, और मैं भारतीय मुसलमान हूं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल जी के बारे में एक अच्छी चीज कही जाती है कि वो अच्छे सेलेक्टर है, वो पिक बहुत अच्छे लोगों को करते हैं। अभी कहना शुरू करो। लेकिन फिर उनके टीममेट्स जो है दूसरी टीम से खेलने लगते हैं वो सामने से आके रन बनाने लगते हैं, और ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है। राहुल जी जब आए, लॉन्च हुए अच्छे से, तो उनके आसपास जितने लोग हमें यंग फेसेस दिखते थे, वो आज बीजेपी के साइड से छक्के चौके मारते हुए हमें दिखते हैं। देखिए, राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बड़ी मुश्किल लड़ाई है, रोक नहीं पाते वो लोगों को अपने। बड़ी मुश्किल लड़ाई है। राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब सिर्फ सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे, एक विचारधारा से नहीं लड़ रहे, मतलब कई चीजें जुड़ी हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे में मैंने एक शेर कहा था कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। तो इस मुश्किल लड़ाई में राहुल जी ने पाला खींच दिया है। जिसको चलना है आए, 4000 किलोमीटर साथ चले, न्याय यात्रा में साथ चले, वोटर अधिकार यात्रा में साथ चले। उसे मतलब पैदल भी चलना पड़ेगा, पांव के छालों की परवाह करनी है तो घर बैठिए, ईडी से डरना है तो घर बैठिए, सीबीआई से डरना है तो चले जाइए, शामिल हो जाइए। सही पकड़े हैं। राहुल जी ने तो खुले मंच से कह दिया जिसे जाना है जाए, फिल्टर हो रहा है। अब जो एक नई कांग्रेस निकल के आई है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। और आप देख रहे हैं, आप सब भी इससे सहमत होंगे कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में चीजें तेजी से बदल रही हैं। राहुल जी जनता का भरोसा लगातार हासिल कर रहे हैं। शाबाश। 35 साल हो गए इमरान यूपी और बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। इन 35 सालों में तो मोदी जी या बाकी लोग नहीं थे। 35 साल में कांग्रेस की सरकार भी रही, केंद्र में लंबे समय तक रही। क्या वजह रही कि जो कांग्रेस यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में पावरफुल पार्टी थी, जिसके लोग आज इन बाकी पार्टियों में, क्षेत्रीय पार्टी में गए, वहां से कांग्रेस बिल्कुल विलुप्त हो गई। आज रीजनल पार्टीज पे बहुत डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, चाहे तेजस्वी जी पे या अखिलेश जी पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। राजनीति में ये होता है, 35 ईयर्स होता है। और बहुत सारे, मतलब भाजपा का भी आप उभार देखेंगे, 2 सीट थी देश की पार्लियामेंट में उनके पास, और उभार आया। फिर वो राजनीति ऐसे ही काम करती इतना है। नहीं गए। जो इंदिरा जी एक चुनाव में चुनाव हार गई, अगली बार वो कितनी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 37-38 साल है। अब 2 साल के रहे होगे जब आपके यहाँ मुख्यमंत्री था। तो बहुत लंबा टाइम निकल गया भाई, इसलिए कह रहे हैं। नो डाउट 35 साल बहुत लंबा टाइम होता है। उत्तर अरे कहना क्या चाहते हो? प्रदेश में पार्टी को फिर से और मजबूती के साथ आने की जरूरत है, और लोकसभा में हमने अच्छा प्रदर्शन किया। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही भाई? ना मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के, मोदी जी सामने बैठे हैं, अमित शाह जी सामने बैठे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। बस वही बात है ना कि कागज की एक नाव अगर पार हो गई तो इसमें समंदरों की कहां हार हो गई। अगर आपको ये मुगालता था कि सिर्फ आप बोलते हो, अब और कुछ और जबानें निकल आई बोलने के लिए, और वो सुनी जा रही हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो इतना परेशानी क्यों है? ये गड़बड़ है बाबा। और गाली क्या, राजनीति में गाली का स्पेस कहां बनता है? भाजपा के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता, और खुद प्रधानमंत्री जी का भी एक भी भाषण किसी भी चुनावी रैली का बिना हिंदू मुसलमान के पूरा होता है क्या? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हो सकता है वो उनकी यूएसपी हो, जैसे आप लोग कास्ट पे करते हैं। नहीं, जैसे कांग्रेस, मतलब कांग्रेस दलितों मुसलमानों का जिक्र ज्यादा करती है। आपके संबोधनों में हमें ये शब्द बार बार सुनाई पड़ता है। नहीं, हो राहुल सकता है कि गांधी जी का आप जब उनका भी हिंदू भाषण मुसलमान पे सुनेंगे, चलता हो। मतलब हिंदू मुसलमान पे राजनीति करनी पड़ रही है आपको, इसका मतलब आपने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। बात तो सही है। आप जिस विकास की बात कर रहे थे, वो विकास पिछले 11 साल में कहीं दिखा नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, आपके नारे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। स्थिति यह है कि, मतलब सच में स्थिति यह है कि आप किसान हो, युवा हो, एसएससी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठियां आप छात्रों पे बरसा रहे हो, बीपीएससी के पेपर लीक हुए, आपने पटना में मार लठिया के बच्चों को, एक बच्चे को इतनी लाठी लगी थी, उसका नाम नीतीश कुमार था। मैं उससे व्यक्तिगत ही जब मेरी बातचीत हुई तो आप सोचो ना, पूरे देश में पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है, आप उसको एड्रेस नहीं करोगे। आप पेन तक पर, पेपर तक पर, कॉपी तक पर जीएसटी लोगे। आप दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ और ये अंतिम संस्कार के सामानों तक पर जीएसटी लगाओगे आप। ये क्या है? कोई तो मानक छोड़ो भाई। इन्होंने कहा था कि हम विकास लाएंगे, अब ये कहते हैं कि हम 2047 में विकास लाएंगे, और फिर कहते हैं गर्व करो। किस बात पे गर्व करे इस देश? किस बात पे? मतलब
राहुल जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, मतलब मैं कम राजनीतिक होकर यहां बात कर रहा हूं, जो कि एक अलग तरह का पॉडकास्ट। हम किस बात पे गर्व करें? पड़ोस का कोई भी देश आपके साथ, उसके मतलब जो घोषित शत्रु था वो तो था ही, बाकी भी आपके साथ मित्र तो नहीं रह गए। अब एक आरोप इसमें भी आप पे लगता है कि आधा मार तो आप लोग करवा देते हो। ये क्या बात करते हैं यार? ये ट्रम्प वाला जो मार हुआ है अभी, इसके पीछे आप पे लोगों कोच के बोले नहीं, बोले नहीं, और जैसे बुलवाए 25% उसी वक्त बढ़ के आया है। मतलब अच्छा, आपको लगता है इसका मतलब विपक्ष इतना ताकतवर है तो आप बहुत कमजोर हो, इसका मतलब? मतलब आपकी सरकार विपक्ष के हिसाब से इस बार सही पाए थे। अच्छा, चित भी मेरी, पट भी मेरा। मजे की बात ही बताओ शुभंकर भाई, नमस्ते ट्रम्प आप जाके कर रहे हो, और ट्रम्प जो है वो चल रहा है विपक्ष के कहने पे, तो इसका मतलब आपकी विदेश नीति फेल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं दे रहा हूं मैं सत्यता बता रहा हूं, और मैं मीडिया पे हंस रहा हूं कि भाई मैं कह रहा हूं कि ये अब जैसे आप बलिया गए, बागी बलिया है, यहां के लोग सर झुकाना नहीं जानते, सर कटाना जानते हैं। भाई ये कटाना काटने में अंतर है। मतलब ये अपराध है। वो YouTube पे मेरे YouTube चैनल पे वो वीडियो पड़ा है, आप एक बार सुन लीजिएगा। जब इस तरह के सवाल आते हैं शुभंकर भाई, ना तो कभी मुझे भी लगता है यार कि अरे बट आपके नाम से खबर छपी है, कितना आप टीवी9 में आपने क्यों नहीं बोला? नहीं, आप तो इंटरव्यू देने गए थे, उन्होंने सवाल पूछा तो मैंने बोला। जहां सवाल पूछा जाएगा मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं, मैं क्या करूं? मैं मतलब सच बात है तो इस पे तो मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। हाँ, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब बाद में आप कहोगे कि आप मीडिया पे मुकदमे करते हो, आप पत्रकारों पे मुकदमा करते हो। क्या करे आदमी, बताओ ना? एकदम फेक खबरें चलाएंगे, उसके बाद तरीका क्या है उबरने का? भाई आप किसी के बारे में एक फेक खबर चला दो और बाद में वो बेचारा कहां अभी भी छपी हुई अखबारों में, कहां सफाई दे। ये तो अभी भी कहता हूं ना, मैं अभी YouTube चैनल खोल के सुना दूं आप, मतलब लिटरली मैं अभी YouTube चैनल खोल के अपना, मेरे YouTube चैनल पे अभी भी वो वीडियो पड़ा है। मैं वो कार्यक्रम बता, उस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हुए थे, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। मैं मेरे स्टेट चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण का कार्यक्रम था, मैं उसमें भाषण दे रहा हूं। तो दरअसल होता क्या ना, बहुत आसान है किसी मुस्लिम राजनेता पे कोई भी इस तरह का शब्द चिपका देना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वही बात मैं जो कहता हूं ना, एक बारीक, एक महीन खेल है, और उसमें पूरा तंत्र साथ देता है। कोई एक व्यक्ति जाकर के थाने में एक कंप्लेन देगा, और उस कंप्लेन की बुनियाद पर फिर मीडिया खबर चलाएगी, और बाद में कहेगी भाई हमें क्या पता, वो तो कंप्लेन दिया गया था। और बाद में मतलब शोभा करंदलाजे बीजेपी के वो नेता जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई मिलती हैं तो नजर बचा के जाती हैं ये गड़बड़ है बाबा। पार्लियामेंट में। नुपुर शर्मा प्रकरण हुआ, उसमें कईयों गले काटे गए और वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और इसको लेकर भी एक देश में, हिंदू समाज में खास तौर पर नहीं, हिंसा किसी भी जरिए से हो, हम उसका हर तरह से विरोध करते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आया कि एक सवाल जो आरोप आप पर लगता है, क्योंकि आपने मुस्लिम कम्युनिटी कई बार बात की, तो मैं उस एक कम्युनिटी तौर पर जो क्वेश्चन उठाए थे, वही उठाए थे कि हिंसा ज्यादा होती है, विरोध नहीं सहता। जैसे एक एग्जाम्पल आया कि जिन लोगों ने उस दर्जी का गला काटा वो जेल जाकर बाहर निकल गए, जमानत पर आ सकते हैं। क्या बोला तू? लेकिन नुपुर शर्मा 3 साल से अंदर बैठी, क्योंकि डर है निकलेंगे तो कोई ना कोई आ जाएगा जो काट देगा जबान कहने पर। जिन्होंने गला काटा था, हम पहली चीज तो उनकी निंदा करते हैं। हमारी सरकार ने उनको जेल भेजा, और वो सब भाजपा के बड़े नेताओं के मतलब कार्यकर्ता थे। फोटोज हैं, आपने फोटोज देखी ही होंगी। बाद में जिनको भाजपा ने गवर्नर बनाया, उनके साथ उनके कई विजुअल हैं। आप बतौर राजनेता, आप पे कोई भी टैग लगाया जाए, आप फला वर्ग की राजनीति करते हो, आप फला समाज को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अगर आपको सभी समाजों का प्यार हासिल नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर रहे हो। आप यही नहीं, अभी और सुनिए। और अपनी राजनीति को आप सफल नहीं कह सकते। तो मैं कोशिश करता हूं कि संसद में पहुंचा हूं, पता नहीं किन नसीबों की वजह से, तो वहां पहुंच के इंसाफ करूं यार। सच में शुभंकर भाई, मुझे देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग समाज के अलग लोग मुझसे कहते हैं भैया मेरी बात उठा दो पार्लियामेंट में। मुझे लोग चिट्ठियां भेजते हैं, मेरे पास ढेर लगा रहता है सेशन आने से पहले, मेरा मुद्दा उठाइए, मेरा मुद्दा उठाइए, ये बात उठा दीजिए। आज भी गांव के कोने कोने में, मतलब एकदम कोने में, बंगाल के कोने में, कश्मीर के कोने में बैठे हुए आदमी को भरोसा है कि हमारी बात पार्लियामेंट में उठ गई तो हमारा मसला हल हो जाएगा। और स्थिति है कि पूरा का पूरा सेशन चला जा रहा है, बोलने का मौका ही नहीं है। बात तो सही है। सेशन चलेगा ही नहीं, उठा भी दोगे मुद्दा तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो जो लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादाओं का हनन हो रहा है ना, वो उस संस्था का नुकसान है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि अगर पार्लियामेंट में किसी विशेष मुद्दे को किसी ने, कितनी मुश्किल से समय मिलता है पार्लियामेंट की जो पूरी मतलब जो प्रोसीडिंग है, उसमें एक व्यक्ति को 1 मिनट का समय कितनी मुश्किल से मिलता है बोलने के लिए। हम 0 आवर लगाते लगाते थक जाते हैं, लकी ड्रॉ में निकलता है 0 आवर कि आपका 0 आवर आया या नहीं। 0 आवर आया तो आपको 3 मिनट का समय मिला।
आपने 30 0 आवर लगाए तो 2 निकला बड़ी मुश्किल से, और पता चला कि 0 आवर शुरू हुआ और उसी समय हंगामा होने लगा तो खत्म। आप फिर कोशिश करते रहिए, और तब कोशिशें करके आप अवाम के मुद्दे उठाने का प्रयास करते हो। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं किस समाज से आ रहा हूं, मैं सोचता हूं कि जो भी मजलूम है हर व्यक्ति का मुद्दा उठाऊं और सरकार की आंख से आंख मिला के बात करूं। शाबाश।